ब्लैक क्लोवर के सीजन 4 को खत्म हुए 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अभी कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं आई है कि सीजन 5 कब रिलीज होगा। लेकिन अगर तुम भी सीजन 5 देखने के लिए बेताब हो तो फिक्र मत करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ब्लैक क्लोवर के सीजन 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी बहुत ज्यादा डिटेल्स में। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आज तक उलटते हुए देखेंगे उसकी डेविल यूनियन फॉर्म में। अभी तक हमने ब्लैक क्लोवर में देखा है कि स्पेड किंगडम के डार्क ट्राय नाम के ग्रुप ने क्लोवर किंगडम पे अटैक कर दिया और अपने साथ कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम वेगेंस को किडनैप करके लेके चले गए। और ये करने का मकसद था कि इन दोनों के मैजिक की मदद से अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खोलेंगे, जिसकी वजह से सारे डेविल्स रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे और डार्क ट्राया उनकी 100% पावर को यूज कर पाएंगे। इसलिए क्लोवर किंगडम के सभी मैजिशियन स्पेड किंगडम पे अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं और ब्लैक बुल्स के वाइस कैप्टन नाच आस्था को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसकी मदद से वो लीबे को अपना गुलाम बना के उसकी सारी पावर्स को यूज कर पाएगा। लेकिन आस्था कुछ और ही करता है। डेविल बाइंडिंग रिचुअल में आस्था लीबे को हरा देता है और अब बारी है उसको अपना गुलाम बनाने की। नाच आस्था से कहते हैं, बहुत बढ़िया, डेविल बाइंडिंग रिचुअल कंप्लीट हो गया और अब तुम उस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसको अपना गुलाम बना पाओगे, जिसके बाद तुम उसकी सारी पावर्स को भी यूज कर पाओगे और वो तुम्हें मना भी नहीं कर पाएगा। एक अल्टीमेट वॉरियर बनने के लिए तुम्हें इस रास्ते पे चलना होगा। आस्था बोलता है, अच्छा ये बात है, और वो लीबे से बोलता है, ऐसा है तो तुम मेरे दोस्त बन जाओ। ये सुन के नाच और लीबे दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जो देख के आस्था बोलता है, क्या डेविल्स को इतना भी नहीं पता कि दोस्त क्या होते हैं? देखो, दोस्त जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं और एक बराबर के होते हैं। ये देख के नाच बोलते हैं, रुको रुको, तुम उस डेविल के साथ एक बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हो। आस्था कहता है, हाँ, जैसे मैंने लड़ाई शुरू होने से पहले कहा ही था कि इस बंदे की वजह से ही मैं अभी तक फाइट कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं इसको और अच्छे से जानना चाहता हूँ और इसकी शुरुआत होगी दोस्त बन के। जो सुन के नाच भैया सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या बकचोदी कर रहे हो? कोई गारंटी नहीं है वो तुम्हारी बात सुनेगा, ये करके तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा। लेकिन आस्था बोलता है, नहीं, पहली बात तो ये बंदा मुझसे सीरियस होकर फाइट नहीं कर रहा था, ये बस बोल रहा था कि मार दूंगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा था। तुम उस टाइप के हो ना जो किसी को मार नहीं सकते, तुम बस किसी से नफरत कर सकते हो और किसी और के लिए दुखी हो सकते हो। इस केस में हम एक साथ हो सकते हैं और इसलिए मैं तुम्हारे साथ बराबरी का होना चाहता हूँ। ये एक डेविल बाइंडिंग रिचुअल नहीं, एक फ्रेंडशिप रिचुअल है। जिसके बाद हम नाच के छोटू डेविल्स को देखते हैं, जिनको तुम छोटू समझ के अंडर एस्टिमेट मत करना। और उसमें से एक डेविल बोलता है, मिस्टर नाच, वो बच्चा बहन का पकोड़ा है। नाच बोलते हैं, हाँ वो है। फिर आस्था लीबे से बोलता है, चलो एक साथ मिलकर बुरे लोगों को हराते हैं। जिसके बाद लीबे बोलता है, तुम सच में एक चूतिया बच्चे हो। और वो सोचता है, मुझे नहीं पता किस्मत होती है या नहीं। आस्था लीबे से उनका नाम पूछता है, जो सुन के लीबे को याद आता है बहुत समय पहले लिचिता नाम की एक लड़की ने भी उसका नाम पूछा था। जब इसने कुछ जवाब नहीं दिया था तो उसने इसका नाम लीबे रख दिया था। और आस्था को देख के लीबे को उसी की याद आती है और वो सोचता है, ये लड़का सच में लिचिता का लड़का है। और फिर वो आस्था से बोलता है, मेरा नाम है लीबे। जिसके बाद आस्था का राइट हैंड वापस आ जाता है और वहाँ नाच आता है और बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, कसम से मैंने ऐसा चूतिया कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं देखा। किससे पता था तुम इतने बड़े गधे होगे, लेकिन तुमने सही किया। हालांकि जरूरी नहीं है जो लोग सही करते हैं उन्हें रिवॉर्ड्स मिले, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनो ताकि तुम बुराई को हरा पाओ। और अब से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। तुम दोनों एक साथ मिलकर मेरे ऊपर अटैक करो और मुझे हराओ, उसके बाद ही तुम यहाँ से निकल सकते हो। जिसके बाद नाच अपनी डेविल यूनियन फॉर्म में आ जाते हैं और बोलते हैं, आस्था, शक्तिशाली बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस डेविल के साथ जुड़ जाओ और उसकी सारी पावर्स को यूज करो। फिर आस्था और लीबे के नीचे बहुत सारी शेडोज आ जाती हैं और उनको पकड़ लेती हैं। आस्था अपनी डेविल फॉर्म में आके उनके ऊपर एक स्लैश मारता है और वो शेडोज वहाँ से गायब हो जाती हैं। लेकिन डेविल फॉर्म यूज करने के बाद लीबे वहाँ से गायब हो जाता है और वो एक छोटू डेविल बन जाता है और बोलता है, लगता है ऐसा ही होगा जब तुम मेरी सारी पावर्स को यूज कर लोगे। लेकिन नाच कहते हैं, डेविल बाइंडिंग करने से डेविल इंसान का गुलाम बन जाता है और इसलिए मैं आराम से डेविल यूनियन मोड को यूज कर पा रहा हूँ। तुम अभी डेविल यूनियन मोड में नहीं हो और बस लीबे की कुछ ही मैजिक को यूज कर पा रहे हो। आस्था ही सुन के बोलता है, तुमने भी यही बात करी थी ना लीबे, बताओ मुझे, मैं तुम्हारी रियल पावर्स को कैसे यूज कर सकता हूँ। लीबे बोलता है, मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हारी बॉडी पे कब्जा करने का प्लान बनाया था। मैं पहले कभी भी बाहरी दुनिया में नहीं आया हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे जैसे एक बंदे से हार गया। और फिर ये दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नाच बोलते हैं, लगता है तुम्हें खुद ढूंढना होगा। और फिर बहुत सारी शेडोज आस्था के ऊपर अटैक करते हैं। आस्था उनको अपनी स्वार्ड से काट के गायब कर देता है, लेकिन फिर वहाँ और आ जाती हैं और आस्था को गिरा देती हैं। लेकिन आस्था फिर से खड़ा हो जाता है और नाच बोलते हैं, जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते ये शेडोज गायब नहीं होंगे। ये सुन के आस्था सोचता है, नाच शेडोज के साथ मिलकर गायब हो गए और इन्होंने 4 डेविल्स को अपना गुलाम बनाया है। क्या इसका मतलब है इनका सामना मौत से होता रहता है? लीबे बोलता है, हमारा कनेक्शन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, अब मैं ज्यादा पावर्स निकाल पाऊंगा। नाच बोलते हैं, तुमने एक बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, वो डेविल तुम्हारा गुलाम नहीं है, इसलिए उसके 100% पावर्स को निकालना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन आस्था, तुमने ही इस रास्ते को चुना है, उस डेविल की पावर्स को यूज करो। आस्था कहता है, अभी के अभी यहाँ पे मैं अपने लिमिट्स को सरपास करूंगा। और फिर आस्था एंटी मैजिक यूज करके नाच के ऊपर अटैक करता है और यामी ने जो उसको कटाना दिया था, आस्था उसका नाम डीमन स्लेशर कटाना रख देता है। चलो कैप्टन यामी को एक साथ बचाते हैं, हम अपनी लिमिट्स को अभी के अभी यहाँ पर सरपास करेंगे। जो सुन के नाच बोलते हैं, मुझे इस डायलॉग से नफरत है। फिर हम यूनो को देखते हैं जिसने एक पहाड़ में बहुत बड़े बड़े छेद कर दिए होते हैं और फिर वो बोलता है, छुप छुप के मुझे देखने के बजाय
है बाहर क्यों नहीं आते फॉर्मर कैप्टन लैंगरिस। फिर ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और साथ में ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं कैप्टन विलियम वेगेंस को बचाने के लिए। फिर हम आस्था और लीबे को देखते हैं जो बार बार नाच से हार रहे होते हैं। आस्था सोचता है वाइस कैप्टन नाच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे जितनी बार भी मैं कोशिश क्यों ना करूँ वो मुझे हरा देते हैं, जबकि वो सीरियस होकर फाइट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये है डेविल यूनियन की पावर्स। लेकिन लीबे और मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ब्लैक मोड में जब मुझे चोट लगती है तो लीबे को भी दर्द होता है। फिर नाच इन दोनों को स्पेड किंगडम का स्पेशल रिकवरी फूड खिलाते हैं जिसकी वजह से आस्था रिकवर हो जाता है। और फिर वो लीबे से बोलता है इधर आओ मेरे पास एक प्लान है। लीबे सोचता है जब ये ऐसे बर्ताव करता है 100 में से 10% टाइम इसका आइडिया मस्त होता है। और फिर आस्था लीबे को अपने कंधे पर बिठा लेता है जो देख के लीबे बोलता है 90% टाइम इसका आइडिया बकवास होता है। उसके बाद ये फिर से बहस करना शुरू कर देते हैं पर नाच बोलते हैं टाइम हो गया है, मुझे अब दूसरे मैजिक नाइट्स के साथ अटैक करने के लिए जाना है और 2 दिन बीत चुके हैं। आस्था सोचता है क्या सच में 2 दिन बीत चुके हैं, मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन नाच बोलते हैं अगर इससे बात नहीं बन रही है तो यहीं पर मर जाओ। और फिर वो माना जोन हंटिंग रूम को यूज करके आस्था के ऊपर अटैक करते हैं। आस्था उससे बच जाता है और बोलता है मैं उनकी की सेंस नहीं कर पा रहा हूँ और उनसे अटैक से बचने का कोई रास्ता नहीं है। नाच बोलते हैं तुम्हारे पास पोटेंशियल है लेकिन फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो, कितनी शर्म की बात है। और फिर आस्था के ऊपर एक शैडो अटैक करती और उसको घायल कर देती है। आस्था बोलता है ये असली डर है, मौत का अंधेरा मुझे दबा रहा है और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। हमारी पीठ एक दूसरे से जुड़ गई है तो क्यों हम दोनों यूनिट नहीं हो सकते। लीबे बोलता है आस्था और मैं ज्यादा पावर्स चाहते हैं। और फिर ये दोनों साथ में बोलते हैं अगर मुझे लिचिता से बदला लेना है, अगर मुझे कैप्टन यामी को बचाना तो मैं यहाँ मर नहीं सकता और मैं इस बंदे को भी मरने नहीं दे सकता। जिसके बाद इन दोनों के पास एक रेड लाइट होती है और हम आस्था की डेविल आई को देखते हैं। इसके बाद हम स्पेड किंगडम में जेनन को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट से बोल रहा होता है मॉरिस मैं मान रहा हूँ कि मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ होगा। मॉरिस बोलता है सुनो मैं डायमंड किंगडम में सोर्सरी स्टडीज का इंचार्ज था, मैं इसको बिना किसी परेशानी के ठीक कर दूंगा, वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर हम डांते को देखते हैं जो बोलता है मैं उस लड़के से फिर से लड़ाई करने का इंतजार नहीं कर सकता। फिर साइंटिस्ट बोलता है सब कुछ ठीक चल रहा है ना लोटस। लोटस बोलता है हाँ और वो सोचता है ये सच में बुरा है। फिर हम कैप्टन यामी और कैप्टन विगेंस को देखते हैं जो एक वॉल के अंदर फंसे हुए होते हैं। फिर हम आस्था को देखते हैं जिसने डेविल यूनियन मोड को अनलॉक कर लिया होता है और फिर वो एक स्लैश मारता है जो नाच के साइड में जाके लगता है, लेकिन उसकी वजह से नाच का सारा मैजिक गायब हो जाता है। और वो बोलते हैं आस्था ने मुझे जानबूझ के नहीं मारा, मेरे हाथ पे जो डेविल यूनियन मोड था वो भी गायब हो गया है, जबकि वो हिट मुझे लगा भी नहीं, उसने मेरे मैजिक और माना जोन को भी गायब कर दिया। एंटी मैजिक, मुझे पता था अगर इसको तुम पूरी पावर से यूज करोगे तो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाओगे। और फिर नाच बोलते हैं मैं हार गया। ये सुनकर आस्था बोलता है चलो फिर चलते हैं, लेकिन नाच बोलते हैं नहीं। ये सुनकर आस्था हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्यों क्या हुआ, लीबे और मैंने डेविल यूनियन मोड को यूज कर लिया। नाच बोलते हैं हाँ तुमने उसको यूज किया लेकिन कुछ सेकंड के लिए ही, तुम्हें इसको मास्टर करना होगा, तुम भी ये बात जानते हो। लीबे बोलता है नाच सही कह रहे हैं लेकिन हमने यहाँ तक तो किया। नाच बोलते हैं अगर तुम इस हालत में अटैक करने के लिए जाओगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। आस्था कहता है लेकिन मैं। नाच बोलते हैं शेडो मैजिक की मदद से मैंने तुम्हें और दूसरे ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को देखा, तुम बिना मैजिक के पैदा हुए थे, एक एक्सीडेंट की वजह से तुम डेविल होस्ट बन गए, तुम्हारी किस्मत फूटी हुई थी। फिर वो आस्था के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं लेकिन तुम हमेशा सही थे, मैंने कहा था जो लोग सही होते हैं जरूरी नहीं उन्हें रिवॉर्ड मिले, हालांकि मैं चाहता हूँ उन्हें मिले। आस्था कहता है वाइस कैप्टन नाच। फिर वो आस्था और लीबे के साथ अपने एक डेविल को छोड़ देते हैं ताकि ये दोनों अपने डेविल फॉर्म को मास्टर कर सके। और वो आस्था से कहते हैं हम अपना बेस्ट करेंगे जब तक तुम नहीं आते। और फिर नाच दूसरे मैजिक नाइट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और स्पेड किंगडम पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। नाच से पूछते हैं कि आस्था कहाँ है, जिसके जवाब में नाच बोल देंगे उसको आने में अभी टाइम लगेगा, जो सुन के जेक कहते हैं वैसे भी उसके आने न आने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ यहाँ आई ऑफ द मिडनाइट सन के फॉर्मर मेंबर्स भी होते हैं जिसमें सेली बोलती है आज तक क्यों नहीं आया, मैंने उसके लिए मैजिक आइटम बनाए थे। और यहाँ बाहा भी होता है जिसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि राजा ने जबरदस्ती उसको भेज दिया था इन लोगों के साथ। इसके बाद नाच शेडो मैजिक की मदद से सबको एक साथ टेलीपोर्ट कर लेते हैं स्पेड किंगडम में। दूसरी तरफ स्पेड किंगडम के सिटीजन्स डार्क ट्रेड के साथ जंग का ऐलान कर देते हैं ये बोल के कि हम तुम्हें अपना राजा नहीं मानते। और फिर सभी मैजिक नाइट्स डार्क ट्रेड के कासल में घुस जाते हैं और नाच उनसे बोल दे कि तुम सब प्लान के मुताबिक काम करना। अब इनका प्लान क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ पूरा शहर हिलने लगता है और अचानक से बर्फ के अंदर से एक बहुत भयानक डीमन निकलता है जो देख के सभी सिटीजन्स की फट के हाथ में आ जाती है। और हम जेनन को देखते हैं जिसको शक था कि ये लोग कुछ ना कुछ हरकत करेंगे और इसलिए उसने 2 डीमन का जुगाड़ कर रखा था उनको संभालने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो डीमन सभी को मारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से उस डीमन के मुंह पे कोई जोरदार घूसा मारता है और वो कोई और नहीं लेडी मेरेलियोना होती है। दूसरी तरफ नाच अपना प्लान सबको बताते हैं तो अंडरवर्ल्ड का गेट खोलने के लिए एक रिचुअल करना पड़ता है जो कि गोल घेरे में होता है और उसके बीच में कैप्टन यामी और वेगेंस है और उसके तीनों साइड में डार्क ट्रेड का एक मेंबर है और इसको रोकने के लिए ये सभी तीनों टीम में बट जाएंगे और तीनों डार्क ट्रेड के मेंबर को हरा देंगे जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड का गेट नहीं खुलेगा। लेकिन तभी इनके
सामने कुछ डार्क ट्रेड के चमचे आ जाते हैं जिनसे लड़ने के लिए हर टीम से एक कैप्टन रुक जाते हैं। दूसरी तरफ लेडी मेरेलियोना अभी भी उस डीमन के साथ लड़ रही होती है और बहुत पिटने के बाद भी वो डीमन हारता नहीं है। इसलिए लेडी मेरेलियोना हेल फायर इनकारनेट स्पेल का यूज करती है और फिर ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी मानव में बदल गई है और फिर वो उस डीमन का टेक को डोज करके उसके इतने तेज घुसा मारती है कि वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी मैजिक नाइट डार्क ट्रेड के एक मेंबर के पास पहुंच जाते हैं, जहां सबसे पहले हमें देखने को मिलती है यूनो और लैंग्रिस वर्सेस जेनन की फाइट। जेनन यूनो को देख के बोलता है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? यूनो बोलता है कैप्टन विलियम वेगेंस के वजह से। वैसे ब्लैक क्लोवर में काफी सारे कैरेक्टर के नाम मुझे समझ में नहीं आते कैसे, तो मैं उनका कुछ का कुछ बना के बोल देता हूँ, बाकी तुम लोग समझ जाना। और फिर वो अचानक से जेनन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जेनन हड्डी मैजिक से खुद को बचा लेता है और यूनो से बोलता है अगर तुम घर पे चुपचाप बैठते तो शायद थोड़े लंबे समय तक जिंदा बच जाते, लेकिन अब तुम्हें यमराज भी नहीं बचा सकते। ये सुन के लैंग्रिस को गुस्सा आ जाता है और वो स्पेस मैजिक से बहुत खतरनाक अटैक करता है, लेकिन जेनन उसका अटैक को एब्सोल्यूट स्पेस से काउंटर कर देता है। पर लैंग्रिस का अटैक इतना ज्यादा बढ़िया था कि जेनन सोचता है अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता तो ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेटियल मैजिक यूजर होता। और इसके बाद लैंग्रिस फिर से एक खतरनाक अटैक यूज करके जेनन को मारने ही वाला होता है, लेकिन जेनन माना डोमिनेशन का यूज करता है जिसकी वजह से लैंग्रिस का अटैक गायब हो जाता है। और माना डोमिनेशन इतना ज्यादा पावरफुल स्पेल है कि एक नॉर्मल मैजिशियन इसके अंदर मैजिक यूज भी नहीं कर सकता। और इसके बाद जेनन हड्डी मैजिक से इन दोनों को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ विंड स्पिरिट बेल आती है जिसकी वजह से यूनो का माना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर यूनो स्पिरिट ऑफ बोरेस फॉर्म में आके जेनन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जेनन हड्डी मैजिक से खुद को कवर कर लेता है। पर यूनो उसकी हड्डी को तोड़ के उसके सीने में अपना हथियार घुसा देता है, जिसकी वजह से जेनन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और लैंग्रिस सोचता है हमने कर दिखाया, अब हम कैप्टन को बचा सकते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर कैप्टन शार्लोट और रिल के ऊपर आता है, जिनका मुकाबला डार्क ट्रेड की वेनिका से था, लेकिन वेनिका बहुत ज्यादा निराश होती क्योंकि उसको नोलन के साथ लड़ना था और वो यहाँ नहीं थी। ये दोनों उसके साथ लड़ने के काबिल है, ये प्रूव करने के लिए इनको वेनिका के दो जनरल्स को हराना होगा। शार्लोट इनके ऊपर बैरियर मैजिक से अटैक करके इन्हें मारने ही वाली होती है, लेकिन ये फायर और विंड मैजिक से एक बहुत खतरनाक अटैक करते हैं जिसकी वजह से शार्लोट के बैरियर्स भी जल जाते हैं और ये दोनों ही मरने वाले होते हैं। लेकिन रिल पेंटिंग मैजिक का यूज करके इनका अटैक को काउंटर कर देता है, जो देख के वेनिका इंप्रेस होती है, पर उसको रिल का मैजिक ज्यादा खास नहीं लगता और शार्लोट का मैजिक तो उसको बेकार लगता है और वो बोलती कि काश वो आस्था और यामी से लड़ पाती ताकि उनको हरा के वो अपना गुलाम बना लेती। लेकिन यामी के मरने की वजह से अंडरवर्ल्ड का गेट खुल रहा है, इसलिए उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये सुन के शार्लोट को बहुत बुरा लगता है और हम देखते हैं कि वो पिछले 1 साल से डायमंड किंगडम के मैजिक मेथड को यूज करना सीख रही थी। बचपन में कर्ज की वजह से शार्लोट अपनी पूरी पावर से फाइट नहीं कर सकती थी, पर अब उसने कर्ज बैरियर का यूज करना सीख लिया है और अब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसके एनिमी का कर्ज होगा उतने ही ज्यादा ये बैरियर स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और इसके बाद शार्लोट कर्ज बैरियर का यूज करके इन दोनों जनरल्स को उड़ा के मार देती है और अब वो क्वीन ऑफ बैरियर बन चुकी है। ये देख के वेनिका पागल हो जाती है शार्लोट से लड़ने के लिए और उसकी तरफ अटैक करती है, लेकिन शार्लोट उसको बैरियर से बांध देती है और बोलती है मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। वेनिका उससे बोलती है कि मैं इन बैरियर्स को तोड़ दूंगी, लेकिन शार्लोट बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी होगा उतना ही ज्यादा पावर से ये बैरियर उसको जकड़ेंगे और फिर वो वेनिका को बैरियर्स में बंद कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन जेक दांते के इतने ज्यादा स्लैश मार देंगे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो खुद को रीजनरेट कर लेता है और दांते बोलता है कि एंटी मैजिक के अलावा मुझे कोई चीज खरोच भी नहीं बचा सकती। और फिर वो प्रेजेंस ऑफ द डीमन किंग स्पेल का यूज करके इस जगह की ग्रेविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जेक जमीन में गिर जाते हैं और ग्रेविटी की वजह से वो खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन नाच डेविल यूनियन फॉर्म में आ जाते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर ग्रेविटी का असर नहीं होता। और कैप्टन जेक की यह हालत देख के वो बोलते हैं क्या हुआ, वहाँ तो तुम बहुत बोल रहे थे, क्या तुम्हारी हाइट और एटीट्यूड ही ज्यादा है, बाकी तुम एक लूजर हो। लेकिन तभी उनके ऊपर दांते अटैक करता है, पर वो उसको एक लात मार के दूर फेंकते हैं और ये देख के दांते को ऑर्गेज़म आ जाते हैं और वो कैप्टन जेक के ऊपर अटैक करके उन्हें मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी जेक एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि जेक के फादर एक कॉमनर हंटर थे और वो छोटे मोटे शिकार करके अपना गुजारा करते थे और वो हमेशा जेक से बोलते थे अपने से ज्यादा ताकतवर चीज से पंगा मत लेना। और इसलिए जब जेक ने स्लैश मैजिक यूज करना सीखा तो उन्होंने भी छोटे मोटे शिकार करे, लेकिन वो सोचते थे कि क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। और एक दिन जेक के फादर को एक भालू ने मार दिया और जेक उनका बदला लेने के लिए उस भालू से लड़ने के लिए गए और उसको मार भी दिया, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो मैजिक नाइट बनेंगे। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आई और हमने देखा कि बहुत दिक्कत से नाच ने जेक को बचाया है, लेकिन तभी जेक अपनी बॉडी के अलग अलग जगह से ब्लेड निकालने लगते हैं और फिर उन्होंने ग्रेविटी को भी काट दिया था, जिसकी वजह से वो खड़े हो गए। लेकिन दांते उनका मजाक उड़ाने लगा कि तुमसे ज्यादा एंटरटेन तो मुझे यामी ने किया था। लेकिन अगले ही पल जेक ने इतने खतरनाक स्लैश मारेगी दांते की रीजनरेशन स्पीड हल्की पड़ गई और वो लगभग मर ही गया। दूसरी तरफ लेडी मेरेलियोना ने भी उस डीमन को हरा दिया था और अब कहानी को देख के ऐसा लग रहा था कि मैजिक नाइट बहुत आसानी से डार्क ट्रेड को हरा देंगे, पर अचानक से यहाँ सन्नाटा छा गया और कासल में से कुछ रूट्स निकलने लगे जो कि ट्री ऑफ क्लेफेथ के थे। ये देख के नाच ने जल्दी से हेवन शेडो स्पेल का यूज किया और उन्होंने देखा कि कोई बंदा अंडरवर्ल्ड के गेट को खोल रहा है और ये और कोई नहीं मोरिस होता है, हार्ट किंगडम का एक स्कॉलर जिसको वहाँ से भगा दिया गया था। ये बंदा भी एक डेविल होस्ट है और अपने डेविल की
की पावर्स यूज करके इसने लोलो पिचका के विजडम की मदद से अंडरवर्ल्ड के गेट को जल्दी खोलने का रास्ता निकाल लिया है और इसके अगले ही पल ये अंडरवर्ल्ड के गेट को खोल देता है। नाच उसको रोकने के लिए जाता है लेकिन अंडरवर्ल्ड से दो सुप्रीम रैंक डेविल्स निकलते हैं, लेलित और नमा। ये कोई आम डेविल्स नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल है और अब अगर नाच को अंडरवर्ल्ड का गेट बंद करना है तो उसको इन दोनों डेविल्स को हराना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि नाच के डेविल इन दोनों को देख के कांपने लगते हैं और इनका अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि नाच के लिए भी इनसे बचना मुश्किल पड़ जाता है। दूसरी तरफ डायमंड किंगडम के सिटीजन के ऊपर बहुत सारे मिड रैंक डेविल्स ने अटैक कर दिया और लेडी मेरिलियोना भी इनको उन डेविल से बचा नहीं सकती क्योंकि उनके वाले डीमन ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया है। मतलब असली लड़ाई अब शुरू हुई है। दांते बोलता है कि अंडरवर्ल्ड का गेट ही उन्हें अपने डेविल के 100% पावर को यूज करने से रोक रहा था और इसके बाद डार्क रेड अपनी फुल पावर्स पे आ जाता है, जिसके बाद दांते जेक को अपने पास खींच के इतनी तेज घुसा मारता है कि उसके सभी ब्लेड टूट जाते हैं। वेनी का चार लोड को उसके बैरियर्स में ही घुसा देती है और जेनन यूनो को लात मार के दूर फेंकता है। लेकिन नाच की हालत सबसे बुरी होती है क्योंकि उसको किसी भी तरीके से मॉरिस को रोकना था और उसके लिए उसे इन सुप्रीम रैंक डेविल्स को हराना होगा जो कि नामुमकिन है और इसलिए नाच अपने डेविल के साथ तैयार हो जाते हैं खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए। दूसरी तरफ जेनन यूनो को बोलता है जैसा कि मैंने कहा था तुम मरोगे और फिक्र मत करो, अगर तुम बच भी जाते हो तो तुम्हारे पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोवर किंगडम में भी एक भयानक डीमन समन होता है। तो बहुत समय पहले डायमंड किंगडम में दो दोस्त हुआ करते थे जिनके पास बेशुमार मैजिक था, लेकिन उनकी मोहब्बत नफरत में बदल गई और वो डीमन में बदल गए और यूनो के पूर्वजों ने उन्हें सील कर दिया और अभी तक वो उनकी हिफाजत करते आ रहे थे ताकि कोई उन्हें अनसील ना कर दे। लेकिन इन बहन के पकौड़ों ने उन्हें अनसील कर दिया और उनमें से एक को क्लोवर किंगडम पे अटैक करने के लिए भेज दिया है और क्योंकि सभी ताकतवर मैजिक नाइट तो यहाँ आ गए, अब क्लोवर किंगडम को कौन बचाएगा। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है क्लोवर किंगडम में जहाँ वो डीमन अटैक करके सब कुछ बर्बाद करने वाला होता है और सभी मैजिक नाइट्स उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं पर उस पर कुछ भी असर नहीं होता और उसके अटैक से रॉयल कैपिटल फटने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ रॉयल्स आते हैं जिसमें से एक वाटर मैजिक का यूज करके उसके अटैक की डायरेक्शन को बदल देता है। लेकिन वो डीमन रुकता नहीं और फिर से अटैक करने वाला होता है और इस बार उसको रोकने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है विज़र्ड किंग की जो आके उसके अटैक को रोक देते हैं और वो डैमनेशियो की मदद से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं और फिर वो उस डीमन को सील करने ही वाले होते हैं कि डैमनेशियो के मैजिक का असर खत्म हो जाता है और विज़र्ड किंग बच्चे बन जाता है और वो डीमन अटैक करके सब कुछ बर्बाद करने वाला होता है। पर तभी यहाँ आस्था आके उसके अटैक को न्यूलिफाई कर देता है और हम डायमंड किंगडम में यूनो को भी देखते हैं जो जेनन से कहता है फिक्र मत करो, वहाँ पे अभी भी वो बंदा है। और इसके बाद हमें आस्था की डेविल यूनियन फॉर्म देखने को मिलती है जो कि इतनी ज्यादा इंसेन होती है कि उसका और पूरा क्लोवर किंगडम देखता है और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि आस्था का जैसा एक इंसान जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं था वो इतना पावरफुल कैसे हो गया। और फिर क्लाउस बोलता है कि तुम ये कर सकते हो आस्था, इसलिए नहीं क्योंकि तुम एक डेविल होस्ट हो बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक मैजिक नाइट हो। लेकिन वो डीमन आस्था के ऊपर अटैक कर देता है और विज़र्ड किंग बोलते हैं कि उससे बचना बहुत मुश्किल है, पर आस्था उस डीमन के हाथ को ही काट देता है और उसको दो टुकड़ों में बांट देता है जो देख के सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद आस्था की डेविल यूनियन फॉर्म का असर खत्म हो जाता है क्योंकि उसकी लिमिट सिर्फ 5 मिनट की है और आस्था जमीन पर गिरने लगता है लेकिन उसको फेनरल बचा लेते हैं। इसके बाद ये लोग डायमंड किंगडम की तरफ चले जाते हैं लेकिन डायमंड किंगडम में सब कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि बहुत सारे डेविल्स अभी भी ह्यूमंस पर अटैक कर रहे थे और उनसे सिटीजन्स को बचाने के लिए ये लोग स्नो मैजिक और स्पेटियल मैजिक का यूज कर रहे थे, पर फिर भी इनको बहुत दिक्कत हो रही थी और एक डीमन तो आके इन्हें मारने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ वर्मिलियन आ गए जिन्होंने उस डेविल के साथ साथ सभी को आग लगा डाला। लेकिन इन डेविल्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक के बाद एक आ रहे थे और उनमें से एक डेविल एक इंसान को मारने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ एक लाइट के जैसे चीज आई जिसने उस डेविल को राख बना दिया और ये और कोई नहीं बल्कि ब्लैक बुल्स और 2 और मैजिक नाइट थे। और इसके बाद हमें इनकी बैक स्टोरी देखने को मिली जहाँ हमें पता चला कि कुछ मैजिक नाइट्स डायमंड किंगडम से ट्रेनिंग करने के बाद एल्फ्स के पास गए जहाँ वो अर्थ स्पिरिट रेयार्ड से मिले और उन्होंने एक अल्टीमेट मैजिक सीखा। लेकिन एक इंसान के लिए इसको मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, पर मेहनत करके इन लोगों ने इसको सीख लिया है। इसके बाद ये सब एक साथ मिलकर अल्टीमेट मैजिक का यूज करते हैं माना मेथड के साथ और ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सभी लो रैंक डेविल्स मर जाते हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि इससे सिर्फ डेविल्स ही मरते हैं और इनके जो साथी होते हैं उनको कुछ नहीं होता। लेकिन फिर अचानक से बाकी के बचे हुए सभी लो रैंक डेविल्स को कोई मारने लगता है और ये कोई इंसान नहीं बल्कि डेविल्स की मौसी के बच्चे मिड रैंक डेविल्स होते हैं। और ड्रेयार्ड ने इन्हें बताया था कि अल्टीमेट मैजिक से ये लोग लो रैंक डेविल्स को तो आराम से हरा सकते हैं लेकिन मिड रैंक डेविल्स को हराना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और इसके बाद ये अपनी चीज़ें लगा के उन डेविल्स से लड़ने लगते हैं। पर दूसरी तरफ डायमंड किंगडम का कासल आग से जल भी रहा होता है और बर्फ से जम भी रहा होता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम रैंक डेविल्स ने कैप्टन जेक को दीवार में घुसा दिया होता है और नाच अभी भी उनसे लड़ने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। और ये देख के दांते को ऑर्गेजम पे ऑर्गेजम आ रहे थे, पर उसकी आग को मिटाने के लिए जेक फिर से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं तुम मुझसे लड़ रहे हो ये मत भूलो, मैं कसम खाता हूँ तुम्हें काट के रहूंगा। ये देख के नाच दांते को
जेक के ऊपर छोड़ देते हैं और डेविल यूनियन फॉर्म में आके एक स्पेल यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो सुप्रीम रैंक डेविल्स पैरालाइज हो जाते हैं। और इतने में ही नाच उनको शेडो डायमेंशन में ले जाते हैं और इसके बाद वो माना जोन डार्क हंटिंग ग्राउंड स्पेल का यूज करते हैं, जो कितना ज्यादा पावरफुल है तुमने थोड़ी देर पहले देखा ही है। लेकिन वो डेविल नाच को धीरे धीरे मारने का प्लान बनाते हैं और वो उनके ऊपर बहुत खतरनाक अटैक करते हैं। हालांकि नाच बहुत स्पीड से उनके अटैक से खुद को बचा लेते हैं। नाच की स्पीड को देख के वो डेविल्स कहते हैं तुम भाग क्यों नहीं जाते, और नाच बोलते हैं तुम्हारी नाइंसाफी भरी बुराई की वजह से ही मैं जिंदा हूँ और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। और इसके बाद हम नाच फोस्ट की बैक स्टोरी देखते हैं। तो ये कहानी है क्लोवर किंगडम के एक नोबल परिवार की, जहाँ पैदा होते हैं दो जुड़वा बच्चे जो दिखने में तो एक जैसा ही होते हैं, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। एक तरफ होता है मॉर्गन, एक अच्छा बढ़िया टैलेंटेड बच्चा, यानी कि जो हर माँ बाप को चाहिए होता है, और दूसरी तरफ होता है नाच, एक खुदगर्ज बदतमीज आवारा बेगैरत बच्चा जो हर माँ बाप को मिलता है और इसलिए नाच को कोई भी ज्यादा प्यार नहीं करता। जबकि दूसरी तरफ मॉर्गन को सभी प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब ये दोनों 15 साल के होते तो इनको इनकी ग्रोमर मिलती है और उसी समय नाच को एक फॉरेनर के बारे में पता चलता है जो क्लोवर किंगडम में फेमस हो रहा था, इसीलिए नाच उसको देखने के लिए गया और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारे यामी सुकेरो है। अब क्योंकि इन दोनों का मैजिक बहुत हद तक एक जैसा था, इसलिए ये साथ मिल गए और इन्होंने बहुत ज्यादा कांड किए, जैसे कि चोरी करना, नशे करना, मारपीट करना। लेकिन थोड़े समय के बाद यामी सुकेरो ने ग्रेडिया नाम के एक मैजिक स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया और इत्तेफाक की बात यह है कि मॉर्गन ने भी उसी टाइम पे ग्रेडियर को ज्वाइन किया था। हालांकि नाच को कभी भी नहीं लगा था कि यामी के जैसा एक बंदा भी मैजिक नाइट में ज्वाइन हो सकता है, लेकिन मॉर्गन एक ऐसा बंदा था जो किसी के साथ भी काम कर सकता था और इसी की वजह से यामी को भी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। मॉर्गन हमेशा नाच से कहता था कि यामी और वो एक जैसे हैं, सिर्फ मैजिक में नहीं बल्कि शख्सियत में भी। हालांकि नाच को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी मॉर्गन हमेशा नाच की तारीफ करता था और उसको मैजिक नाइट में ज्वाइन होने के लिए बोलता था, लेकिन नाच उसको हमेशा मना कर देता था। एक तरफ मॉर्गन जो कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंच रहा था, दूसरी तरफ नाच अंधकार में गिरता जा रहा था। फिर उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं क्योंकि वो जैसा भी हो था तो उनका बड़ा बेटा ही और उसको ही फोस्ट परिवार का हेड बनना था। तो फोस्ट परिवार वाले सदियों से डेविल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं और रिचुअल करके डेविल्स के होस्ट बनते हैं। ये जानने के बाद नाच को हैरानी और डर दोनों होता है, लेकिन वो एक्साइटेड भी होता है, इसलिए वो डेविल्स के बारे में पढ़ाई करना शुरू कर देता है। एक तरफ मॉर्गन और यामी लाइट एंड डार्क मैजिक का डायनामिक डुओ बन गए थे, वहीं दूसरी तरफ नाच अपने आप को डेविल्स की पढ़ाई में झोंक देता है और कुछ ही समय के अंदर नाच ने 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनको अपना गुलाम बना लिया और उनकी पावर्स को पूरे तरह से मास्टर भी कर लिया था। जो देख के नाच के फादर ने उन्हें एक ब्रेसलेट दिया जो एक डेविल से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये कोई साधारण डेविल नहीं था बल्कि किंग ऑफ डेविल के लिए काम करने वाला एक सुप्रीम रैंक डेविल था जिसका नाम है लूसीफेगस। नाच रिचुअल शुरू ही करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ आ जाते हैं मॉर्गन जो चुपके से सब कुछ देख रहे होते हैं। वो अपने परिवार को बताते हैं कि फॉरबिडन मैजिक यूज करना क्राइम है और वो उनको रोकने की भी कोशिश करते हैं। नाच उसको मना कर देता है और फिर वो उस ब्रेसलेट को पहन के बोलता है मैं भी यहाँ पे अपनी लिमिट्स को सरपास करूंगा। लेकिन जैसे ही वहाँ लूसीफेगस समन होता है, नाच की पैंट गीली हो जाती है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता है और उस डेविल का ऑरा इतना खतरनाक होता है कि नाच का पूरा परिवार मर जाता है। लेकिन तभी मॉर्गन नाच के ब्रेसलेट को तोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो डेविल वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक रिचुअल के बीच में कोई तीसरा इंसान अगर दखल देता है तो उसकी मौत पक्की है और इसलिए मॉर्गन नाच को तो बचा लेते हैं, लेकिन वो खुद मर जाते हैं और वो मरते मरते बोलते हैं उनको पता था उनके परिवार वाले फॉरबिडन मैजिक यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात मैजिक नाइट्स को नहीं बताई और शायद यही उसका अंजाम है। नाच भी उसको बोलते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तुमने ये क्या किया। मॉर्गन उसको बोलते हैं उनका सपना था अपने भाई के साथ रहकर क्लोवर किंगडम को प्रोटेक्ट करने का, लाइट एंड शेडो के जैसे, और इसी के साथ एक लेजेंडरी कैरेक्टर की मौत हो जाती है। मॉर्गन के मरने के बाद नाच भी उसको बोलते हैं कि वो उसको प्यार करते थे और वो गॉड से भी भीख मांगते हैं कि प्लीज मॉर्गन को जिंदा कर दो, उसके बदले मुझे ही मार दो। लेकिन मेरी क्रश के जैसे गॉड भी उसको इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद नाच बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने भाई और परिवार की मौत का दोषी खुद को मानते हैं। और एक दिन वो मॉर्गन की कब्र पर बैठ के रो ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे आते हैं यामी जो बोलते हैं किसी दिन मैं भी एक कैप्टन बनूंगा। हाँ, मेरे जैसा एक बंदा कैप्टन बनेगा, ये बोलना पागलों के जैसी बात है, लेकिन अगर मैं कैप्टन बना तो तुम मेरे वाइस कैप्टन होगे और फिर हम साथ में हंस पाएंगे। ये सुन के नाच भी फैसला करते हैं और सोचते हैं कि मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूं, अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग सकता और इसलिए मैं बुराई को बुराई से खत्म करूंगा, शेडो मैजिक से, जब तक मैं मर नहीं जाता। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ वो डेविल्स नाच को बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे। नाच सोच रहे थे कि अपने मिड रैंक डेविल से उनका मुकाबला किया जाए, लेकिन सुप्रीम रैंक डेविल और मिड रैंक डेविल में जमीन आसमान का फर्क है। पर फिर उनको अपना वादा याद आता है और वो बोलते हैं मैं अब
अभी यहाँ पे अपनी लिमिट्स को सरपास करूंगा। और इसके बाद वो अपने 2 डेविल्स को मिला के डेविल यूनियन फॉर्म में आते हैं और फिर वो एक स्पेल यूज करते हैं जिसकी पावर एक सुप्रीम रैंक डेविल के बराबर थी। और फिर वो एक आखिरी स्पेल यूज करते हैं जिसमें वो खुद को सेक्रीफाइस करके इन दोनों को शेडो वर्ल्ड में सील कर देते हैं। लेकिन उन दोनों के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अपने सामने आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यहाँ तक कि लाइट, शेडो और ऐसी चीजें भी जो फिजिकली एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। और इसके वजह से नाच का शेडो बेस स्पेल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और नाच बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। ये देख के वो डेविल्स उनके ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि वो इतनी देर से नाच के साथ खेल रहे थे। और फिर उनमें से एक डेविल नाच की गर्दन को पकड़ के उनको मारने ही वाला होता है। नाच मन ही मन में सोचते हैं, लगता है यही मेरा अंत है। क्या ऐसा कोई इंसान नहीं जो एक सुप्रीम रैंक डेविल को हरा सके? लेकिन तभी यहाँ आस्था आता है जो उस डेविल के हाथ को काट देता है और वो उन डेविल से बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम हमारे वाइस कैप्टन के साथ क्या कर रहे हो? आस्था को देख के नाच बोलते हैं, तुम लेट हो लेकिन अब सभी पत्ते अपनी जगह पर हैं। मैं अब जरूरी नहीं हूँ, जाओ उन डेविल्स को मार दो। जो सुन के आस्था कहता है, ये मत कहो कि तुम जरूरी नहीं हो, तुम्हारे वजह से ही मैं और ज्यादा ताकतवर बन पाया। अब जियो और उस ताकत को देखो। और इसके बाद हमें आस्था वर्सेस सुप्रीम रैंक डेविल्स की फाइट देखने को मिलती है जहाँ आस्था को देख के वो दोनों डेविल्स को ऑर्गेज़म आने लगते हैं और फिर वो आस्था के ऊपर अटैक करते हैं। पर आस्था उनके अटैक को छीड़ता हुआ आगे बढ़ता है और एक डेविल को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो डेविल वहां से गायब होकर दूसरी जगह पर चला जाता है। और फिर वो दोनों एक साथ मिलकर आस्था के ऊपर अटैक करते हैं पर आस्था उनसे बचता हुआ निकलता है और अपनी तीसरी तलवार डीमन डिस्ट्रॉयर को निकाल लेता है। उन दोनों को लगता है कि इससे उन्हें कुछ नहीं होगा पर आस्था उसमें से फायर डेविल को बीच में से काट देता है। पर ये देख कैच डेविल उसको बोलता है कि कितनी शर्म की बात है, तुम उसके हाथों मर गए। और फिर वो उसको पकड़ के अपने साथ जोड़ लेता है और हमें इन दोनों का मिक्स वर्जन देखने को मिलता है। पर आस्था उसको बोलता है, हो सकता है कि तुम ताकतवर हो लेकिन मैं मैजिक सेंस नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और फिर आस्था उन दोनों के ऊपर अटैक करता है लेकिन वो डेविल आसमान में जाके बहुत ज्यादा तादाद में अपने आसपास आइज और फायर का अटैक यूज करता है जिसकी वजह से उसके आसपास एक बहुत बड़ा आइज और फायर का गोला बन जाता है। वो डीमन आस्था से बोलता है, भले ही इससे तुम्हें कुछ ना हो लेकिन बाकी सब मर जाएंगे। और फिर वो इस गोले को डायमंड किंगडम की तरफ भेज देता है और इसकी वजह से ये पूरा शहर बर्बाद होने वाला होता है। लेकिन तभी आस्था डीमन स्लेयर स्वॉर्ड को निकाल के बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है और फिर उस गोले के ऊपर बहुत ज्यादा स्लैश मारता है जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो डीमन जमीन पर गिरने लगता है। आस्था डीमन डिस्ट्रॉयर को निकाल के उस डीमन को मारने ही वाला होता है और लीबे सोच रहा होता है कि मैं अंडरवर्ल्ड में सबसे कमजोर डेविल था, मेरे लिए इनको मारना तो दूर की बात है, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। और जब आस्था ने उसको थैंक यू बोला होता है तो लीबे उसको याद करके बोलता है, बेवकूफ वो मेरी लाइन थी, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं इन डेविल से लड़ पा रहा हूँ। दूसरी तरफ उस सुप्रीम रैंक डेविल को पहली बार डर का एहसास हो रहा था लेकिन आस्था उसको मारता उससे पहले ही उसको दिक्कत होने लगती है क्योंकि 5 मिनट होने वाले थे उसको डेविल यूनियन फॉर्म का यूज करते हुए और अब वो किसी भी वक्त अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ सकता था। जो देख के वो डीमन सोचता है, चलो बढ़ गया है, अब मैं बस आस्था से दूर रहता हूँ और फिर मैं उसको मार दूंगा। और ऐसा हो भी जाता लेकिन तभी नाच शेडो मैजिक की मदद से उस डेविल को पकड़ लेते हैं और फिर आस्था उसके पास जाके एक स्लैश मारता है जिसकी वजह से वो 2 टुकड़ों में कट जाता है और मर भी जाता है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि जेक ने दांते के ऊपर बहुत ज्यादा स्लैश मारे फिर भी वो मर नहीं रहा है और अब जेक अपनी लिमिट्स पर है और दांते उनको मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसको कोई फायर बॉल फेंक के मारता है जिससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ मैग्मा और जोरा आ जाते हैं जिन्हें देख के दांते बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैग्मा बोलता है, हम तुम लोगों को मार के यहाँ से कैप्टन यामी को बचाएंगे। जो सुन के दांते उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है, तुम दोनों का मैजिक इतना ज्यादा कम है कि एक साथ मिलके भी मुझे एक खरोच तक नहीं पहुंचा सकते। और फिर वो मैग्मा को बोलता है कि आ जाओ, जो तुम्हारी बस की कर लो और जब तुम थक जाओगे मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद मैग्मा उसकी तरफ एक फायर बॉल मारता है जिससे उसको कुछ भी नहीं होता और वो बोलता है बस अब क्या। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि दांते के सीने में और मैग्मा के सीने में एक चेन जुड़ चुकी है और इसके बाद दांते अपनी डेविल्स की 100% पावर यूज नहीं कर पा रहा था। जो देख के वो बोलता है, घोस्ट राइडर तुम। और इतने में ही मैग्मा उसके मुंह पे एक जोरदार घूंसा मारता है। इसके बाद हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ मैग्मा भी हार्ट किंगडम गया था माना मेथड सीखने के लिए, लेकिन उसका माना इतना ज्यादा कम था कि वहाँ से उन लोगों ने इसको भगा दिया और इसलिए वो जोरा से मदद मांगने के लिए गया क्योंकि वो भी एक कॉमनर था लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से मैजिक यूज करता था और बहुत विनती करने के बाद जोरा मान जाता है उसको सिखाने के लिए। और 6 महीने की कड़ी मेहनत करके मैग्मा एक टेक्निक को सीख लेता है जिसमें वो एक चेन की मदद से अपने एनिमी से जुड़ जाता है और फिर उन दोनों की पावर्स इक्वली बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि दांते के पास 1000 पावर पॉइंट्स हैं और मैग्मा के पास सिर्फ 2, तो इस चेन से जुड़ने के बाद इन दोनों के पावर पॉइंट्स इक्वली बढ़ जाएंगे 501 में, जिसकी वजह से ये इक्वली पावरफुल हो जाएंगे। और इसकी खास बात ये है कि इस चेन से इन दोनों की आत्मा जुड़ चुकी है, तो अगर ये चेन दांते तोड़ता है तो वो भी मर जाएगा। और ये देख के कैप्टन जेक भी शॉक हो जाता है। इसके बाद इन दोनों की फाइट इक्वली चलती है लेकिन दांते के पास एडवांटेज होती है रीजनरेशन की। दूसरी तरफ मैग्मा काफी घायल हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी लिमिट्स पर है, लेकिन तभी दांते अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसकी डेविल पावर्स गायब हो जाती है। और जब वो मैग्मा से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, तो वो उसको बोलता है कि पागल, हम दोनों का मैजिक खत्म हो गया है, क्योंकि दांते की डेविल पावर्स मैग्मा भी यूज कर रहा था और ये दोनों इतना ज्यादा मैजिक यूज कर रहे थे कि वो खत्म हो गया। और अब दांते के रीजनरेशन एबिलिटी भी खत्म हो चुकी है और ये दोनों एक आम इंसान बन चुके हैं। इसके बाद मैग्मा दांते को मारता है और दांते मैग्मा को, लेकिन मैग्मा ने इसकी पहले से ही प्रैक्टिस कर ली थी, इसलिए वो दांते को इतने घुसे मारता है
कि उसका खेल खत्म हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि अगर मेहनत करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके बाद यहाँ लुक और रास्ता भी आ जाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं होता है क्योंकि दांते के हारने के बाद अंडरवर्ल्ड का गेट भले ही खुलने में धीमा हो गया हो, लेकिन जब तक ये लोग बाकी के 2 मेंबर्स को नहीं मारेंगे गेट खुलता रहेगा और डेविल्स आते रहेंगे। इसलिए सभी वेनिका को मारने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इनके ज्यादा ही दांते फिर से खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। और इस बार कैप्टन जेक उसको इतने शिलेश मार देंगे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कैप्टन चार्लोट और कैप्टन रिल के लिए कहानी बढ़िया नहीं चल रही थी क्योंकि वेनिका ने उन दोनों को बहुत घायल कर दिया था और वो कर्ज मैजिक के साथ ब्लड मैजिक का भी इस्तेमाल कर रही थी। और सोने पे सुहागा ये होता है कि लोलो पिच का भी वेनिका के साथ होती है और वेनिका उसके ऊपर कर्ज मैजिक का यूज करके उसको कठपुतली की तरह यूज कर रही थी। इसके बाद लोलो पिच का एक बहुत बड़ा वाटर अटैक करती है। रिल उसको रोकने के लिए एक जायंट गोलम ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो गोलम पानी में बह जाता है और इसके बाद वेनिका चार्लोट को मारने ही वाली होती है। पर तभी यहाँ बिजली की रफ्तार से नोलन और गर्जा आके वेनिका और लोलो पिचका को रोक लेते हैं और अब हमें देखने को मिलेगी एक और लेजेंडरी फाइट। शुरुआत में हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में क्या कर रहे हैं, बहुत जरूरी फाइट होने वाली है। अब यहाँ क्या कर रहे हो करना भाई लोग, लगता है बाकी की कहानी हमें इस वीडियो के पार्ट 2 में ही देखने को मिलेगी। पर टेंशन मत लो क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है और मैं वादा करता हूँ कि जल्दी वो आएगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे अगर तुमने विज़र्ड किंग का असली रूप नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखना।